Hello everyone, welcome back. We are on the third chapter of employability skills, and the chapter name is ICT skills, means information and communication technology skills. So, first of all, they are going to tell us about the operating system, that is the term operating system. So, we are going to distinguish between the different types of operating system. If we talk about the operating system, then you must have to know that we are using Apple phone, so the operating system is iOS. We are using macbook, so we are using Mac OS, right? Mac operating system. If we are using Windows, so the different operating system is Windows operating system. If we are using Android phone, it is also a different operating system, that is Android OS, Android operating system. There are different versions of Android operating system that we have seen, a Lollipop, KitKat, Jelly Beans. These were some of the famous, operating system of Android, means versions of the operating system of Android. So here we are talking about that, particular term Android. So a particular term operating system, I'm sorry. So let me understand about the classes of operating system. As we all know that computer is very useful machine. Let me take the pen from here first of all. Yes, but I need to take the pen for permanent use. Yes, as we all know that the computer is very useful machine. It is very important to properly start the computer, and after finishing the work it needs to be properly shut down. मीन्स अगर हम लोग कंप्यूटर को स्टार्ट कर रहे हैं तो वो प्रॉपरली स्टार्ट होना भी ज़रूरी है, एंड हमारे काम ख़त्म होने के बाद वो प्रॉपरली शट डाउन होना भी ज़रूरी है. इफ़ द पावर ऑफ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, इफ़ द पावर ऑफ द कंप्यूटर इज स्विच्ड ऑफ, हम सॉरी मेरे को पता नहीं क्या हो गया है एकदम से, तो थोड़ा मोमेंटम आने में टाइम लगता है, डोंट वरी. एंड द फाइल्स यू वर लुकिंग ऑन वर नॉट क्लोज्ड, द फाइल्स एंड द ऑपरेटिंग सिस्टम में गेट करप्टेड. कहने का मतलब ये है कि अगर हम लोगों ने कंप्यूटर ऑफ कर दिया है और जो फाइल्स जिसके ऊपर हम लोग काम कर रहे थे और वो फाइल्स क्लोज नहीं हुई हैं, तो वो फाइल्स या ऑपरेटिंग सिस्टम करप्ट हो सकता है. तो ऐसा कैसे होता है, कई बार अचानक से पावर कट आ जाता है और हम लोगों ने यूपीएस के साथ कनेक्ट नहीं किया होता. यूपीएस इज़ अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई, तो जिसकी वजह से ऐसा कई बार होने के चांसेस बढ़ जाते हैं. तो चलिए हम लोग ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में देखते हैं. इट इज़ इन फ्रंट ऑफ अस. एन ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ अ सॉफ्टवेयर दैट सर्व्स एज एन इंटरफेस बिटवीन द यूज़र एंड द कंप्यूटर. नाउ सपोज कीजिए अगर आप विंडोज़ सिस्टम को यूज़ कर रहे हो, और अगर मान लीजिए आपने विंडोज़ 7, विंडोज़ 10, विंडोज़ 8, कोई भी आपने विंडोज़ अपने कंप्यूटर में कर रखी है, और अगर वो विंडोज़ अचानक से करप्ट हो जाए. चलिए मैं बार बार आपको जो विंडोज़ करके बात कर रहा हूँ मैं उसको भी क्लियर कर देता हूँ. विंडो का मतलब क्या होता है, एज लाइक वन टैब विच इज़ ओपन ऑन योर कंप्यूटर, है ना, उसको एक विंडो बोल देते हैं. लेकिन अगर मैं विंडोज़ की बात कर रहा हूँ, दैट इज़ ऑपरेटिंग सिस्टम. ओके, तो दिस इज़ मेन डिफरेंस बिटवीन द विंडो एंड द विंडोज़. विंडो इज़ वन विंडो, एज लाइक आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ऊपर काम कर रहे हो, आपने माइक्रोसॉफ्ट वर्ड खोला हुआ है, तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड जो खोला हुआ है वो एक विंडो खुली हुई है, और जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसको विंडोज़ बोला जाता है, राइट. तो अगर हम लोग बात करें कि ये जो ऑपरेटिंग सिस्टम है ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो यूज़र और कंप्यूटर को आपस में इंटरेक्ट करवाता है, वो एक इंटरफेस एक्ट करता है, राइट. तो ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है. जो आपका विंडोज़ है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है, राइट. तो अब आगे बात करते हैं इसके कुछ मेन फंक्शंस क्या हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के. देखिए मेन फंक्शन हम सबको पता है, लेकिन हम लोग एक एक करके इसको रीड करने की कोशिश करते हैं. It manages all the devices of a computer and keeps track of the status of device whether it is busy or not. अब डिवाइसेस से क्या मतलब है, डिवाइसेस तो बहुत सारी लाइक के पेरिफेरल डिवाइसेस, कीबोर्ड माउस कनेक्ट है मेरे कंप्यूटर के साथ, प्रिंटर कनेक्ट है मेरे कंप्यूटर के साथ, एक कैमरा कनेक्ट है, सपोज़ कीजिए एक माइक्रोफोन भी, मैंने हेडफोन एक्सटर्नल कनेक्ट किए हुए हैं, स्पीकर्स कनेक्ट किए हुए हैं. तो ये ध्यान रखता है, ये सब डिवाइसेस को मैनेज करता है, और ये भी ध्यान रखता है कि वो डिवाइस का स्टेटस क्या है, मीन्स वो बिजी है या नहीं, राइट, वो काम कर रही है या नहीं. ये सब कुछ मैनेज करना ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है. इसका ये भी काम होता है whether the device is functioning properly or not. और इसका क्या काम है, इट ऑल्सो कंट्रोल सॉफ्टवेयर रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर.
मतलब जो भी सारे हम लोग सॉफ्टवेयर्स को इंस्टॉल करते हैं वो ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही इंस्टॉल होता है। एज़ लाइक माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, अगर हम लोग कोई GTA वाइस सिटी गेम इंस्टॉल करते हैं तो वो भी हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर ही होती है। तो इट मैनेजेस द कंप्यूटर मेमोरी, और देखिए ये कंप्यूटर की मेमोरी को भी मैनेज करता है, और ये ट्रैक रखता है कि विच मेमोरी स्पेस इज़ इन यूज़ बाय विच प्रोग्राम एंड विच स्पेस इज़ फ्री। कौन सी मेमोरी स्पेस को किस पर्टिकुलर प्रोग्राम ने यूज़ किया हुआ है और कितना यूज़ किया हुआ है और कितनी मेमोरी फ्री है, ये सब रिकॉर्ड रखता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। इट मैनेजेस द स्ट्रक्चर ऑफ फाइल्स एंड डायरेक्टरीज ऑन अ कंप्यूटर सिस्टम। इसका क्या मतलब है, मान लीजिए कि मेरे कंप्यूटर के अंदर एक ट्रेजर नाम का फोल्डर है, उस ट्रेजर के अंदर कुछ AI की फाइल्स पड़ी हैं, उस AI के अंदर 9th क्लास के लिए एक फ़ोल्डर बना हुआ है, 10th क्लास के लिए एक फ़ोल्डर बना हुआ है, 9th क्लास के अंदर 9th की बुक्स और फाइल्स पड़ी हैं, और 10th क्लास के फ़ोल्डर के अंदर 10th की बुक्स और फाइल। ये क्या है, एक हायरार्की होती है। हायरार्की मतलब सबसे पहला फ़ोल्डर, उसके अंदर एक फ़ोल्डर, उसके अंदर 2 फ़ोल्डर, उसके अंदर इतनी सारी फाइल्स। तो ये क्या है, ये सारा मैनेज कौन करता है, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम मैनेज करता है। इट कीप्स ट्रैक ऑफ द अमाउंट ऑफ डिस्क स्पेस यूज्ड बाय द स्पेसिफिक फाइल। एक पर्टिकुलर फाइल ने कितना डिस्क स्पेस यूज़ किया है, ये भी कौन ट्रैक रखता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। और ये हमें ये भी अलाउ करता है कि हम कोई फ़ाइल को क्रिएट कर सकें, कॉपी कर सकें, मूव कर सकें और डिलीट कर सकें। ये सब चीज़ों को हम लोग आगे एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम की, कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम है। वैसे तो मैंने ये लेक्चर के शुरू में ही आपको थोड़ा बहुत बताया, अब आगे डिस्कस करते हैं थॉरली। We have already discussed about some commonly used operating systems in class 9. These are DOS, Disk Operating System. डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जिसमें कमांड हम लोग डालते हैं, कमांड्स यूज़ करते हैं, और वो पर्टिकुलर फोल्डर वो पर्टिकुलर चल जाता है, राइट। जैसे कि हम लोग कोई कमांड्स लिखते हैं, अब मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वैसे तो कमांड प्रॉम्प्ट में थोड़ा सा मैं मैक में टर्मिनल होता है, क्योंकि मैं मैक यूज़ करता हूँ, तो टर्मिनल में देखिए ज़रा, ये रहा, दिस इज़ द टर्मिनल। अब देखिए मैं यहाँ पे लिखता हूँ PWD एज लाइक मैं कौन से फोल्डर के अंदर हूँ, ये रहा। तो अब मैं अगर CD करके मैं कोई पर्टिकुलर फाइल पे जाना चाहता हूँ एज लाइक CD, तो वो कहते हैं यहाँ पे बहुत से हैं, मैं डेस्कटॉप पे जाना चाहता हूँ, तो डेस्कटॉप पे आ गया। अब इसके अंदर देखूँ मैं, वो कहते तो देखो इतनी सारी फाइल्स पड़ी हैं। तो ये सब फाइल्स जो पड़ी हुई हैं, हम इसमें से कोई भी फाइल सपोज कीजिए मैं एक पर्टिकुलर डायरेक्टरी में जाता हूँ, दैट इज़ ट्रेजर, तो CD ट्रेजर कर देता हूँ, ठीक है। तो LS करता हूँ, LS करता हूँ, तो ये देखिए मेरे ये सारी चीज़ें पड़ी हुई हैं। अगर मैं यहाँ पे PWD करता हूँ तो ये देखिए कि मैं कौन से फोल्डर में हूँ, यूज़र्स, उमेश जी, डेस्कटॉप और ट्रेजर के अंदर हूँ। तो दीज आर सम ऑफ द कमांड्स दैट कुड बी यूज्ड इन द डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम एज वेल, ठीक है। तो ये एक अलग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। आगे हम लोग बात करते हैं विंडोज़ की। विंडोज़ हम सबको पता है, हम में से बहुत रेयर लोग होंगे, रेयर क्या, कोई भी नहीं होएगा जिसने कंप्यूटर यूज़ किया है उसने विंडोज़ तो पक्का ही यूज़ किया होगा। इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डिवेल्प्ड बाय द माइक्रोसॉफ्ट। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम को माइक्रोसॉफ्ट ने डिवेल्प किया है। नेक्स्ट इज़ द लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये भी एक लिनस टॉर्वॉल्ड्स ऐसे करके एक इंजीनियर था जो अंडर ग्रेजुएट, उन्होंने ये डिज़ाइन किया था फॉर द पर्सनल कंप्यूटर्स ऑपरेटिंग सिस्टम। ये ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो क्या है, फ्री है और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है। फ्री और ओपन सोर्स का क्या मतलब है कि जब भी मान लीजिए हम लोग विंडोज़ को अपने कंप्यूटर पे इंस्टॉल करते हैं ना, तो अगर वो जेन्युइन विंडो नहीं है ना, तो बॉटम राइट कॉर्नर पे एक एक्टिव विंडोज़ करके एक नोटिफिकेशन आता रहता है। तो मतलब वो ये बताता है कि ये विंडो जेन्युइन नहीं है भाई, इसका तू इसको परचेज कर ले, जेन्युइन विंडो ले ले, है ना, ऐसा। लेकिन ये जो लिनक्स होता है ये ओपन होता है, ओपन सोर्स है, फ्री है। तो ये जब अगर आप किसी से कॉपी करके भी लिनक्स को इंस्टॉल करते हो तो वो जेन्युइन ही रहेगा। यू नीड नॉट टू बाय इट फ्रॉम द पर्टिकुलर कंपनी, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर हम लोग देखो, इसने मेरे वाले ऑपरेटिंग सिस्टम की तो बात भी नहीं की, मैं खुद ही बात कर लेता हूँ। एक मैक ऑपरेटिंग सिस्टम भी होता है जिसको मैं अभी मैं चला रहा हूँ। ये देखिए ये सारा इस तरह से ऑपरेटिंग सिस्टम आता है। तो ये मेरा मैक ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो उसमें कुछ को भी आप लोग अपनी लिस्ट में प्लीज़ ऐड कर लीजिए। पता नहीं इस बुक वाले ने क्यों नहीं ऐड किया है, आई डोंट नो। चलिए अब आगे देखते हैं। मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम में एंड्रॉयड होता है, सिम्बियन होता है। सिम्बियन आप लोगों ने, बहुत रेयर लोगों ने सुना होगा, लेकिन मैं बता देता हूँ। ये आज से 10-11 साल पहले जब वो नोकिया N73 या नोकिया एनगेज फ़ोन नहीं आते थे, उसमें सिम्बियन था। मेरे को याद है मैंने नोकिया N73 लिया था, तो आज से 10-11 साल पहले। उस समय
उसमें सिम्बियन 60 करके एक सॉफ्टवेयर था जो अब ऑपरेटिंग सिस्टम जिसको हम लोग बोल सकते हैं। तो उसके बाद में विंडोज़ फ़ोन, उसके बाद में नोकिया विंडोज़ पे मूव कर गया था, सैमसंग एंड्रॉयड पे मूव कर गया था। इसीलिए नोकिया एक बार काफ़ी लॉस भी नोकिया को झेलना पड़ा था, क्योंकि लोग विंडोज़ फ़ोन को ज़्यादा पसंद नहीं कर रहे थे। फिर भी कुछ लोगों ने उसको यूज़ किया, अच्छा है, विंडोज़ फ़ोन भी अच्छा था, लेकिन एंड्रॉयड की ज़्यादा वैल्यू बढ़ी। और एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट इज़ iOS, वन ऑफ माई फेवरेट, आई एम यूजिंग iOS, ठीक है, एप्पल ऑपरेटिंग सिस्टम का, है ना। तो दीज आर सम ऑफ द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। आई होप यू हैव अंडरस्टूड, एंड आपको सबको ये चीज़ें पता ही है। तो जो चीज़ आपको थोड़ा मेरे को लगता है कि आपको नहीं पता होएगी, वो मैं थोड़ी ब्रीफ कर देता हूँ आप लोगों को। चलिए अब आगे बात करते हैं डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। अब कौन कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इनकी वे कैटेगरीज होती हैं, जैसे कि इंटरेक्टिव GUI बेस्ड। ये क्या होता है? GUI मतलब ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस का मतलब होता है कि जिसके ऊपर मैं क्लिक कर सकता हूँ। एज लाइक ये आप मेरे मैक को देख पा रहे हो ना, आपको मेरी स्क्रीन दिख रही है, आप अपने विंडोज़ को देखिए, ये क्या है? GUI है, जिसके ऊपर बटन्स होते हैं, हम लोग भाई साहब उसके ऊपर क्लिक कर सकते हैं, राइट क्लिक कर सकते हैं। तो ये यूज़र फ्रेंडली ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इन विच कमांड्स कैन बी एंटर्ड बाय क्लिकिंग, डबल क्लिकिंग, राइट क्लिकिंग अ माउस। तो विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ एन एग्जांपल ऑफ एन इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम। जो विंडोज़ हैं ये इंटरेक्टिव ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, इसके ऊपर हम लोग क्लिक कर सकते हैं, डबल क्लिक कर सकते हैं। एज लाइक मैंने अभी आपको टर्मिनल खोल के दिखाया था, उस पर भाई क्लिक डबल क्लिक वाला कोई सीन नहीं है, उस पर तो हम लोगों को कमांड्स लिखनी पड़ती हैं, राइट। तो वो क्या होती है? कमांड लाइन इंटरफेस, CLI। और हमारी विंडोज़ क्या है? ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, GUI, राइट। अब आगे बात करते हैं सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ये क्या होते हैं सिंगल यूज़र सिंगल टास्क? जिसमें एक यूज़र एक ही टास्क पर्टिकुलर ऑपरेटिंग सिस्टम में एक ही टाइम पे कर सकता है। फॉर एग्जांपल दैट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, जो मैंने आपको टर्मिनल की एग्जांपल से समझाया ना, उसमें क्या है? एक ही मौके पे सिर्फ एक ही काम कर सकते हैं आप, एक ही यूज़र उसके ऊपर काम कर सकता है। ऐसा नहीं कि मैंने वीडियो प्लेयर भी खोला हुआ है, मैंने PDF भी खोला हुआ है, यू कुडंट डू दोज काइंड्स ऑफ थिंग्स इनटू सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम। So this type of operating system allows only one user to do a task on a computer and one thing at a time. I hope you have understood, and the example is disk operating system. Now what next is single user multitask operating system. एक यूज़र लेकिन मल्टीपल टास्क कर सकता है, ये तो आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता है, आपको खुद ही इसका आंसर पता है, दैट इज़ विंडोज़ या फिर मैक। ये देखिए, थैंक यू, इन्होंने मेरे ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नाम लिया है। मेरा मैं इसीलिए बोल रहा हूँ बिकॉज गाइज आई एम यूजिंग इट, नथिंग मेरा काइंड ऑफ। तो दिस टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज्ड ऑन द डेस्कटॉप कंप्यूटर, लैपटॉप्स, where a single user can operate on several programs at the same time. For example, Windows and Mac OS are the example of single user but multitask operating system. अब मल्टी यूज़र क्या होता है? वाह, ये आपके लिए नया है या नहीं है? तो चलिए मैं बता देता हूँ। लिनक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है जो क्या है? मल्टी यूज़र होता है। अ मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम इनेबल्स मल्टीपल यूज़र्स टू वर्क ऑन द सेम कंप्यूटर एट डिफरेंट टाइम्स और साइमल्टेनियसली, ठीक है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, अब रियल टाइम क्या होता है? ये रियल टाइम ना बड़ा इंटरेस्टिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। एज लाइक ना इस ऑपरेटिंग सिस्टम में एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता है और उसी टाइम के अंदर ही वो हमेशा वो पर्टिकुलर टास्क को परफॉर्म करता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे कि मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज़ यूज टू कंट्रोल द मशीनरी, scientific instruments like robots in complex animations and computer controlled automated machines. तो इसमें क्या है? अ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ कंप्यूटिंग एनवायरनमेंट A real-time operating system is a computing environment that reacts to input within a specific period of time. इसका एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम होता है जिसमें ये क्या करता है? रिएक्ट करता है इनपुट में, इनपुट को रिएक्ट करता है एंड इट मतलब रिप्लाई करता है, रिवर्ट करता है। इट मैनेजेस द रिसोर्सेज ऑफ द कंप्यूटर so that any particular operation is executed in the same amount of time every time it is executed. तो इस तरह से ये रिसोर्सेज को यूज़ करता है कि जो भी एक पर्टिकुलर ऑपरेशन को ये एग्जीक्यूट कर रहा है ना, वो सेम अमाउंट ऑफ टाइम में ही करे हमेशा, ठीक है, ना तो ज़्यादा टाइम ले और ना ही कम टाइम ले, ठीक है। तो विंडोज CE एंड लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम आर द एग्जाम्पल ऑफ रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम।
तो ये आप लोगों को अगर यहाँ से समझ नहीं आया तो आप और थोड़ा गूगल सर्फ कर सकते हो। ऑब्वियसली इट्स योर राइट टू डू R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इट्स योर राइट. So the next is distributed operating system. What is this distributed? A distributed operating system runs on a set of computers that are interconnected by a network. कई सारे कंप्यूटर है एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम को यूज़ कर रहे हैं और वो एक नेटवर्क के थ्रू इंटरकनेक्टेड है. अगर हम लोग एक कंप्यूटर के अंदर कुछ इंस्टॉल करेंगे, इट विल बी ऑटोमेटिकली बी इंस्टॉल्ड ऑन ऑल द कंप्यूटर्स जो उसके साथ अटैच हैं. तो इसको हम लोग डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का भी नाम दे देते हैं. It combines the different computers in a network into a single integrated computer and storage location. और moreover देखिए इन्होंने ये भी बोला है कि इसकी storage location भी सेम होती है. विंडोज़, यूनिक्स, लिनक्स सब एक एग्जाम्पल है इस डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम का, सब में ये यूज़ किया जा सकता है. चलिए अब ये देखिए, ये हो गए हम लोगों ने पढ़ा है कि डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम्स कौन कौन से होते हैं. इंटरैक्टिव, GUI, और एक मैंने आपको बता दिया CLI, दैट इज़ कमांड लाइन इंटरफेस. एक है सिंगल यूज़र सिंगल टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, सिंगल यूज़र मल्टी टास्क ऑपरेटिंग सिस्टम, मल्टी यूज़र ऑपरेटिंग सिस्टम, रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम. आपको पता है अभी के लिए तो हम लोग सिर्फ नाम पढ़ रहे हैं ना. जब आप कोई कंप्यूटर का कोर्स लोगे ना तो उसमें एक पूरी बुक होती है ऑपरेटिंग सिस्टम की, जिसमें आप इसको बड़ा थॉरोली डीपली इसको पढ़ते हो. आगे आ जाता है मेन्यू, आइकन्स एंड टास्क बार ऑन द डेस्कटॉप. अब मैं उम्मीद करता हूँ भाई इसको ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ पढ़ने से काम चल जाएगा. अब ये मैं पहले दिखा देता हूँ क्या क्या चीज़ें हैं. मेन्यू, आइकन्स एंड टास्क बार. तो आप देख सकते हैं है ना कि आइकन्स क्या होते हैं. ये देखो, ये कंप्यूटर का आइकन है, ये रिसाइकिल बिन का आइकन है. आइकन मतलब एक पिक्चर जिससे हमको ये पता चल जाता है भाई ये क्या है. ये फेसबुक का आइकन है, ये फोल्डर का आइकन है ना. ये एक फ़ाइल का आइकन है. ये कौन सी फ़ाइल है? वर्ड फाइल है. ये एक स्टार्ट बटन है, और ये नीचे जहाँ पे ये सारी एप्लीकेशंस पड़ी हुई हैं ये एक टास्क बार है ना. तो कई बार हम लोग मेन्यू बार देखते हैं. ये देखो, जैसे कि ये प्रीव्यू मेन्यू बार है ना, एप्पल मेन्यू बार है, ये फाइल मेन्यू, एडिट मेन्यू, ये सब मेन्यूज़ होते हैं ना. तो अब हम लोग इसको देखते हैं. लेट्स डिस्कस अबाउट द विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम. आई डोंट नो ये बुक थोड़ा पहले लिखी गई होएगी, या ये बुक आप लोगों को बिल्कुल बेसिक समझाना चाहती है, क्योंकि बहुत से लोग अभी तक अपग्रेड नहीं हुए हैं. ठीक है, तो वैसे मैं आप लोगों को आपकी नॉलेज के लिए बता देना चाहता हूँ कि विंडोज़ 7 का अपडेट तक आना बंद हो चुका हुआ है. विंडोज़ 7 बहुत पुरानी विंडोज़ हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी जो CBSE है वो सबके बारे में सोचती है, क्योंकि बहुत से लोग कुछ फाइनेंसिस की वजह से है ना, या फिर कुछ वैसे जिनको कंप्यूटर के बारे में ज़्यादा नहीं पता होता, वो अपने आप को अपग्रेड नहीं करते हैं, तो ताकि वो भी इसको यूज़ कर पाएँ. तो विंडोज़ 7, इसीलिए वो विंडोज़ 7 की एग्जाम्पल ले रहे हैं. तो चलिए बात करते हैं विंडोज़ 7 ऑपरेटिंग सिस्टम. फर्स्ट ऑफ ऑल, इट इज़ एन ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट एंड इज़ यूज्ड ऑन पर्सनल कंप्यूटर्स. हम सबको पता है ज़्यादातर ये पर्सनल कंप्यूटर्स पे ही यूज़ होता है. आफ्टर लोडिंग विंडोज़ 7, जब आप कंप्यूटर को ऑन करते हो, जो सबसे पहली स्क्रीन आती है उसको डेस्कटॉप बोलते हैं. तो डेस्कटॉप से ही हम लोग अलग अलग कंपोनेंट्स जो विंडोज़ 7 के हैं उसको एक्सेस कर सकते हैं, राइट. तो बाय डिफ़ॉल्ट जो विंडोज़ 7 की एक पिक्चर लगी होती है बैकग्राउंड के ऊपर, उसको वॉलपेपर बोला जाता है. तो स्मॉल पिक्चर्स ऑन द डेस्कटॉप, उनको आइकन्स बोला जाता है. एंड दीज आइकन्स रिप्रेजेंट्स फाइल्स, फोल्डर्स, एप्लीकेशन. ऑलरेडी मैंने दिखाया ना, ये क्या है? फेसबुक, ये एप्लीकेशन है. ये क्या है? एक फोल्डर है. ये क्या है? एक फ़ाइल है ना, वर्ड फाइल है. तो टू द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार इज़ द स्टार्ट बटन. अब यहाँ पे ये क्या है? एक छोटा सा स्टार्ट बटन बना हुआ है. तो चलिए कंपोनेंट्स देखते हैं कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं. आई होप कि इसको तो दोबारा देखने की ज़रूरत नहीं है. नीचे देखते हैं कंपोनेंट्स. वी ऑलरेडी नो द यूज़ ऑफ द फॉलोइंग आइकन्स. लेट अस रिवाइज द यूज़ ऑफ सम ऑफ द कॉमनली यूज्ड आइकन्स. चलिए अब क्या है? सबसे पहला आइकन तो होता है माई कंप्यूटर. ये रहा जी. जब डबल क्लिक करते हैं तो एक ऐसा विंडोज़ एक्सप्लोरर खुल जाता है जिसके अंदर लेफ़्ट साइड पे हम लोगों को सारा बताया होता है, लाइक दिस इज़ लेफ़्ट पेन एंड दिस इज़ राइट पेन. ठीक है, तो अब देखते हैं, ज़रा पढ़ते हैं. इट डिस्प्लेज ऑल द स्टोरेज एरियाज ऑफ द कंप्यूटर. थ्रू द कंप्यूटर आइकन यू कैन एक्सेस ऑल ड्राइव्स, files and folders on the computer. When you double click computer icon, a window shown below in figure 2 appears on the screen. जब आप कंप्यूटर आइकन को, माई कंप्यूटर को डबल क्लिक करते हो तो ये वाली विंडो खोलने को देखने को मिल जाती है. तो ये देखिए, इस बटन को मिनिमाइज बोलते हैं, मैक्सिमाइज बोलते हैं,
क्लोज बोलते हैं, ये हमारी हार्ड डिस्क होती है, ये रिमूवेबल डिस्क ड्राइव्स होती है। अगर आप कोई पेन ड्राइव अटैच करोगे तो वो यहाँ पे दिखाई देगी, अगर आप कोई हार्ड डिस्क एक्सटर्नल अटैच करोगे वो भी रिमूवेबल स्टोरेज में दिखाई देगी। आई होप दिस इज़ प्रेटी मच ईजी, यू नो, वी नीड नॉट टू वरी ऑफ द सेम। अब देखिए कि आगे है टास्क बार। मैंने पहले ही बताया टास्क बार क्या होता है, ये जो बॉटम होता है ये टास्क बार है। तो टास्क बार इज़ अ लॉन्ग हॉरिजॉन्टल बार प्रेजेंट एट द बॉटम ऑफ द स्क्रीन। टू द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार इज़ द स्टार्ट बटन एंड टू द राइट अपीयर्स डेट एंड टाइम। बिल्कुल सही बात है, ये देख सकते हो आप लोग, डेट एंड टाइम। यू कैन ऑल्सो सी आइकन्स ऑफ एक्टिव एप्लीकेशंस एंड सम शॉर्टकट्स ऑन द टास्क बार। हम कोई पर्टिकुलर एप्लीकेशन को शॉर्टकट भी बना सकते हैं और कोई जो भी एप्लीकेशन ओपन होती है वो दिखाई दे देती है। जैसे कि नीचे देखिए, ये गूगल क्रोम मेरे ओपन है, ये प्रीव्यू ओपन है, क्विक टाइम प्लेयर ओपन है, टर्मिनल ओपन है। तो ये मैक में भी ऐसा होता है और यहाँ पे विंडोज़ में भी होता है, राइट। तो स्टार्ट बटन इट इज़ लोकेटेड ऑन द लेफ्ट ऑफ द टास्क बार। क्लिकिंग द स्टार्ट बटन opens the start menu and provides access to the programs and features। like आप देख सकते हो, ये देखो यहाँ पे जो प्रोग्राम्स हैं और फीचर्स हैं आप इनको यूज़ कर सकते हो। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से प्रोग्राम्स को आप यूज़ कर सकते हो। जैसे कि शट डाउन फीचर है, allows the user to turn off the computer। all programs हैं, provides access to all the installed programs and application। टू स्टार्ट एन एप्लीकेशन जस्ट क्लिक इट। अगर आप मान लीजिए ये पावर पॉइंट को स्टार्ट करना चाहते हो, बस इसके ऊपर क्लिक कर दीजिए। सर्च बॉक्स है, ये हमें सर्च कोई भी अगर फाइल या फोल्डर को या हम लोगों को कोई एप्लीकेशन को सर्च करना है तो हम यहाँ से कर सकते हैं। एंड कंट्रोल पैनल क्या होता है कि अगर हम लोगों को कोई एप्लीकेशन को डिलीट करना है, अनइंस्टॉल करना है, या फिर आपको माउस की स्पीड को चेंज करना है या कोई सेटिंग्स को चेंज करना है तो हम लोग कंट्रोल पैनल से सेटिंग्स को चेंज कर सकते हैं। जैसे कि आपके एंड्रॉयड फ़ोन में सेटिंग्स की एक होता है, यू नो, उसको क्लिक करते हैं और कोई भी सेटिंग्स को चेंज कर लेते हैं, वैसे ही कंट्रोल पैनल है जो विंडोज़ का सेटिंग पैनल होता है। आगे बात करते हैं रिसाइकिल बिन। ओ माय गॉड, सबको पता है जो भी फाइल्स को हम लोग डिलीट कर देते हैं राइट क्लिक करके डिलीट, दे आर एक्चुअली गोइंग इनटू द रिसाइकिल बिन फर्स्ट। Files and folders deleted by the user are stored in the recycle bin। From the recycle bin you can retrieve the file or folders deleted by mistake। कई बार कोई फाइल और फोल्डर गलती से डिलीट हो जाती है तो हम रिसाइकिल बिन से उसको रिट्रीव कर सकते हैं। लेकिन अगर रिसाइकिल बिन से भी डिलीट हो जाती है तो इसका मतलब वो परमानेंट डिलीट हो गई है, राइट। अब आगे हैं, ये कुछ वर्कशीट है, इसको आप ट्राई कर सकते हो। अब आगे कंसेप्ट है फाइल कंसेप्ट, फाइल ऑपरेशंस, फाइल ऑर्गेनाइजेशन, डायरेक्टरी स्ट्रक्चर एंड फाइल सिस्टम स्ट्रक्चर। ये मैंने आपको अभी बताया था ना कि जैसे यू नो मैं टर्मिनल्स के अंदर अगर आपको दिखाऊं यहाँ पे, तो ये देखना ट्रेजर के अंदर ये सारी फाइल्स पड़ी हुई हैं, राइट। अगर मान लीजिए कि मैं इसमें अपने कहाँ जाता हूँ, सपोज़ कीजिए मैं यहाँ पे सी डी मतलब चेंज डायरेक्टरी, मैं बीटेक पे जाता हूँ तो इसके अंदर देखिए, ये देखिए एंड्रॉयड स्टूडियोज़, डेंगो, पाइथन कोड विद उमेश, वेबसाइट, HTML CSS और बूटस्ट्रैप, ये सारी यू नो फाइल्स मैंने इसके अंदर रखी हुई हैं। तो ये क्या, ये हायरार्की चल रही है। अगर मैं अभी PWD करके दिखाऊं तो हायरार्की क्या है, मैं यूज़र्स के अंदर, उमेश जी के अंदर, डेस्कटॉप, ट्रेजर, फिर बीटेक, ये सारे फोल्डर्स के अंदर हूँ और इस पर्टिकुलर बीटेक के अंदर ये वाले फोल्डर्स हैं। तो ये क्या है, हायरार्की बनी हुई है। आई थिंक दिस इज़ इनफ कि मैंने आपको सही से समझा दिया है इसमें। तो ये देखिए यहाँ पे भी डी ड्राइव के अंदर फोल्डर 1 है, फोल्डर 2 है, फोल्डर 1 के अंदर फाइल 1 है और फोल्डर 3 है। एक फ़ोल्डर के अंदर फोल्डर हम लोग डाल सकते हैं और लेकिन एक फ़ाइल के अंदर फोल्डर नहीं डाल सकते। आई थिंक यू कैन अंडरस्टैंड द कंसेप्ट। एवरीथिंग यू स्टोर ऑन योर कंप्यूटर इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ अ फाइल। File system is the way in which you give name to a file, store it and retrieve it। retrieve का मतलब एक्सेस करना। अगर आप डबल क्लिक करके उस पर्टिकुलर फाइल को एक्सेस करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। There are specific naming convention for naming files or folders like characters that can be used, maximum number of characters etc। ये सब कुछ पर्टिकुलर कन्वेंशंस होती हैं कि जैसे कि आपने अगर फाइल का नाम देना है तो आप भाई उसको कोई स्पेशल करैक्टर जैसे कि क्वेश्चन मार्क है यहाँ से शुरू नहीं कर सकते, ऐसा यू नो ये कुछ नेमिंग कन्वेंशन है। बट फिलहाल हम लोगों ने इतना डीप इसमें नहीं जाना है। तो फाइल्स कैन बी सेपरेटली प्लेस्ड इनटू ग्रुप्स कॉल्ड फोल्डर्स और डायरेक्टरीज। ये फोल्डर्स किस में यूज़ होते हैं, विंडोज़ में, और डायरेक्टरीज़ मैंने आपको बता दिया। वैसे तो लिनक्स में भी डायरेक्टरीज़ होती हैं, मैक में भी हम लोग कमांड लाइन प्रॉम्प्ट पे उसको डायरेक्टरीज़ बोल देते हैं।
है ना. डायरेक्टरीज और फोल्डर्स कैन कंटेन रिलेटेड फाइल्स और सब फोल्डर्स. अ सब फोल्डर में कंटेन वन और मोर फाइल्स और सब फोल्डर विद इन. जैसे इन्होंने बताया ना, ये सब फोल्डर है फोल्डर 3. ये किसका सब फोल्डर है? फोल्डर 1 का सब फोल्डर है. तो सब फोल्डर 3 के अंदर भी हम लोगों ने देखो 2 फाइल्स रखी हुई हैं, तो वो फोल्डर्स भी रख सकते हैं. ठीक है. दिस अलाउज इजी एक्सेसिबिलिटी ऑफ फाइल्स. फाइल्स आर मैनेज्ड इन अ हायरार्की. आई होप कि आप इस हायरार्की का मीनिंग समझ पा रहे हो. हायरार्की मतलब ये टॉप पे है, इसके अंदर ये है, इसके अंदर ये है, और ये फाइल 2 और फाइल 3 फोल्डर 3 के अंदर है. ये एक हायरार्की होती है. ट्री लाइक स्ट्रक्चर. हायरार्की का मतलब हम लोग छोटे होते पढ़ते थे, ट्री लाइक स्ट्रक्चर है ना. एक ट्री सा बना हुआ है, एक रूट है, फिर उसके आगे ब्रांचेस निकली हुई हैं, फिर एक ब्रांचेस से आगे ब्रांचेस निकली हुई है ना. तो ये इस तरह से एक हायरार्की होती है. तो दिस अलाउज यू टू व्यू द फाइल्स इन द करंट डायरेक्टरी एंड देन मूव टू द सब डायरेक्टरीज. ये फोल्डर्स के साथ आप इसको एज्यूम कर सकते हो, ये सेम ही चीज़ है. ओके, आगे करते हैं. क्रिएटिंग एंड मैनेजिंग फाइल्स एंड फोल्डर्स. अच्छा, अगर आपको कोई एक फ़ोल्डर क्रिएट करना है तो आई डोंट थिंक सो अभी तक आप में 10th क्लास में हो गए हो, कोई भी ऐसा बच्चा होएगा जिसने अभी तक कोई फ़ोल्डर नहीं क्रिएट किया होएगा. चलिए, फिर भी अगर नहीं क्रिएट किया है, कई बार कोई एक्सेप्शनल केसेस होते हैं, तो हम लोग इसमें देख लेते हैं कि कैसे फ़ोल्डर को क्रिएट करते हैं. द स्टेप्स टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर आर: डबल क्लिक द कंप्यूटर आइकन को डबल क्लिक कीजिए. सिलेक्ट द ड्राइव इन विच यू वांट टू क्रिएट अ न्यू फोल्डर, से लोकल डिस्क डी. जो भी एक पर्टिकुलर ड्राइव में आप करना चाहते हो, जैसे कि आप डी ड्राइव में करना चाहते हो या ई ड्राइव में करना चाहते हो, उसको सिलेक्ट कीजिए, डबल क्लिक कीजिए, और जब वो खुल जाएगी तो आप क्लिक न्यू फोल्डर ऑन द टूल बार के ऊपर एक ऑप्शन होती है न्यू फोल्डर की. ये देख रहे हो, ये रहा न्यू फोल्डर, तो इस पर क्लिक कर दीजिए. नहीं इसके ऊपर क्लिक करना तो एक और ऑप्शन है कि राइट क्लिक कीजिए, किसी भी ब्लैंक जगह के ऊपर राइट क्लिक कीजिए और शॉर्टकट मेन्यू आएगा, उसमें आप क्लिक कीजिए न्यू और फिर फोल्डर, तो फिर आपका एक फ़ोल्डर बन जाएगा. अगर अ न्यू फोल्डर इज़ क्रिएटेड विद द नेम न्यू फोल्डर हाईलाइटेड, उसका बाय डिफ़ॉल्ट नाम जो विंडोज़ ने दिया होता है वो न्यू फोल्डर होता है. आप उसको रीनेम कर सकते हो और जो भी आप नाम रखना चाहते हो वो रख सकते हो. एक चीज़ जो यहाँ पे नहीं बताई है, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि आपके विंडोज़ में कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन करके हम लोग एक न्यू फोल्डर क्रिएट कर सकते हैं. कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन. ठीक है. ओके, आगे देखते हैं हम लोग क्या बताया इन्होंने. ठीक है, अब आगे नेमिंग अ फोल्डर उन्होंने पिक्चर्स के साथ एक्सप्लेन किया है. अब मान लीजिए आप लोगों को एक फ़ाइल क्रिएट करनी है, तो वे फाइल कैसे क्रिएट कर सकते हैं. वो फाइल कोई भी हो सकती है. जैसे कि मान लीजिए अब यहाँ पे इन्होंने बोला है कि राइट क्लिक एनीवेयर इन द ब्लैंक एरिया ऑफ द राइट कॉलम एंड इन द शॉर्टकट मेन्यू लाइक न्यू एंड सिलेक्ट द टाइप ऑफ फाइल यू वांट टू क्रिएट. ये देखिए न्यू पे गए. आप माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट क्रिएट करना चाहते हो, आप लोग एक्सेल की वर्कशीट क्रिएट करना चाहते हो, या फिर आप कोई डॉक्यूमेंट फाइल क्रिएट करना चाहते हो, आप सब कुछ कोई भी राइट क्लिक करके बस करिए. बस ये है कि जो आप मान लीजिए माइक्रोसॉफ्ट की कोई फाइल को इंस्टॉल क्रिएट करना चाहते हो, तो उसका जो पर्टिकुलर एप्लीकेशन है वो आपके कंप्यूटर में पक्का इंस्टॉल होना चाहिए. ऐसा नहीं कि अगर मान लीजिए आपके कंप्यूटर में माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है ही नहीं और आप माइक्रोसॉफ्ट की फ़ाइल वहाँ से क्रिएट करना चाहते हो, तो ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा. अगर मान लीजिए हाँ, अब मैं एक और बात बता देता हूँ. इसके लिए क्रिएटिंग अ फाइल के लिए शॉर्टकट की होता है. अगर मान लीजिए आपने एप्लीकेशन ओपन किया हुआ है और कोई न्यू फाइल क्रिएट करना चाहते हो, तो आप कंट्रोल प्लस एन शॉर्टकट की दबा के आप उस फाइल को क्रिएट कर सकते हो. अच्छा, तो अब आगे है रीनेमिंग फोल्डर्स एंड फाइल्स. तो रीनेम कैसे करना है, आप एक पर्टिकुलर फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए और उसको रीनेम कर सकते हो. ये देखिए यहाँ पे जैसे कि आप कोई पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर राइट क्लिक करते हो तो रीनेम का ऑप्शन आता है, लास्ट सेकंड ऑप्शन. आप उसको क्लिक करके उसको कोई भी नाम जो आप देना चाहते हो आप दे सकते हो. या फिर मान लीजिए कि आपको ये वाला ऑप्शन अच्छा नहीं लगता, तो आप क्या है अपनी फंक्शन कीज़ में से F2 फंक्शन की को प्रेस कर सकते हो. उस पर्टिकुलर फोल्डर के ऊपर क्लिक कीजिए, जब वो ब्लू कलर का हो जाए तो उसको F2 दबा दीजिए, तो वो रीनेम होने के लिए रेडी हो जाएगा. आप उसके ऊपर कुछ भी नाम लिख सकते हो. डिलीटिंग फाइल्स और फोल्डर्स, कैसे डिलीट करना है. एक पर्टिकुलर फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर दीजिए. तो ये भी शॉर्टकट तो आपके कंप्यूटर के ऊपर ही डिलीट का एक की होता है. आप डिलीट के की को दबा के तो वहाँ से भी उसको डिलीट कर सकते हो. हाँ, ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है. कॉपी फाइल्स एंड फोल्डर्स, वैसे तो सबने ही कॉपी किया होता है और आपने तो पक्का ही किया होगा, बट फिर भी हम लोग इसको थोड़ा सा चेक करते हैं, शायद कोई नई चीज़ सीखने को मिल जाए. व्हेन यू कॉपी अ फाइल और फोल्डर means duplicate of the original file or folder is created at a new location, the original remains as it is. मतलब कॉपी का मतलब क्या होता है, ओरिजिनल फाइल भी पड़ी हुई है और उसका एक और कॉपी जनरेट कर लेना.
बहुत से बच्चे मूव और कॉपी के बीच में कंफ्यूज होते हैं। मूव का मतलब क्या है कि अब सपोज कर लीजिए कि ना मेरे पास एक डी ड्राइव में एक फ़ाइल पड़ी है, मैं वही फाइल सेम ई में कॉपी भी करना चाहता हूँ। तो इसका मतलब क्या है, जब कॉपी करूँगा तो ई ड्राइव में भी फाइल आ जाएगी और डी ड्राइव में तो वो ऑलरेडी पड़ी हुई है, राइट। लेकिन अगर मैं इसको मूव करूँगा, जो कि हमारा अगले वाला टॉपिक है, ये रहा मूविंग फाइल्स एंड फोल्डर्स, इसका मतलब कि डी में से वो डिलीट हो जाएगी और ई में आ जाएगी। इसका मतलब होता है उसको मूव कर देना, ओरिजिनल फाइल को मूव कर देना टू अ न्यू लोकेशन। चलिए अब हम लोग कॉपी कैसे कर सकते हैं एक फ़ाइल और फोल्डर को। देखो सबसे पहले उन्होंने बताया शॉर्टकट मेन्यू। शॉर्टकट मेन्यू क्या है, आप पर्टिकुलर फाइल के ऊपर क्लिक कीजिए, उसके ऊपर राइट क्लिक करके और आप क्या कर सकते हो, कॉपी का ऑप्शन, ये देखो यहाँ पे है ना कॉपी का ऑप्शन, ये रहा। तो आप उस कॉपी के ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो, फिर वो कॉपी हो जाएगा और जहाँ पे भी आप उसको पेस्ट करना चाहते हो आप उस पर्टिकुलर लोकेशन पे जाके उसको पेस्ट कर सकते हो। ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड क्या है? ड्रैग एंड ड्रॉप का मेथड का मतलब है कि आप उस पर्टिकुलर फाइल को एक जगह से ड्रैग करके दूसरी जगह पे आप उसको दूसरे फोल्डर में डाल सकते हो। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखना कि आपको इस प्रोसेस में कंट्रोल की को दबा के रखना है, मतलब होल्ड करके रखना है। जब आप कंट्रोल की को होल्ड करके रखोगे तभी वो कॉपी होएगी, नहीं तो वो मूव हो जाएगी। मैंने आपको बताया ना मूव का मतलब क्या है। तो मूव का मतलब है कि एक जगह से दूसरी जगह पे उसकी ओरिजिनल लोकेशन ही चेंज हो जाना, डी ड्राइव में से चले जाना और ई में आ जाना। तो ये क्या होता है मूव। अगर आप कंट्रोल की को नहीं दबाओगे, यहाँ पे एक मिनट मैं इसी को ही अकेला हाईलाइट करता हूँ, कंट्रोल की को अगर आप नहीं दबाओगे तो वो क्या हो जाएगा, कॉपी की जगह वो मूव हो जाएगा। ठीक है, तो मेक श्योर कि आप कंट्रोल की को प्रेस करके रखोगे। यूजिंग कीबोर्ड से शॉर्टकट की आप कंट्रोल सी दबा सकते हो, वो कॉपी हो जाएगा। और जहाँ पे भी जाके आपको कौन सी डेस्टिनेशन में ई ड्राइव में आपको पेस्ट करना है तो वहाँ पे जाके क्लिक कीजिए, ई ड्राइव को ओपन करके कहीं भी खाली लोकेशन पे क्लिक कर लीजिए और कंट्रोल वी दबा दीजिए। कंट्रोल वी इज़ यूज टू पेस्ट द कॉपी फाइल। ठीक है, अब आगे बात करते हैं मूविंग फाइल्स एंड फोल्डर्स। अब मूव का मतलब क्या होता है कि एक लोकेशन से उसको डिलीट कर देना और दूसरी लोकेशन में पेस्ट कर देना। यू कैन मूव अ फाइल और फोल्डर इन एनी ऑफ द फॉलोइंग वेज। पहला तरीका क्या है, शॉर्टकट मेन्यू को यूज़ कर सकते हैं, और दूसरा तरीका क्या है, ड्रैग एंड ड्रॉप मेथड को यूज़ कर सकते हैं, और तीसरा तरीका क्या है, कीबोर्ड को यूज़ कर सकते हैं, मतलब शॉर्टकट कीज़ को यूज़ कर सकते हैं। अब जो मूव करने के लिए है वो है कट ऑप्शन, मतलब कि आप एक जगह से उसको डी ड्राइव में से कट कर रहे हो और ई ड्राइव में क्या कर रहे हो, पेस्ट कर रहे हो, राइट। तो शॉर्टकट मेन्यू में आप एक पर्टिकुलर फाइल जिसको कट करना चाहते हो आप राइट क्लिक करोगे और कट ऑप्शन यूज़ कर लोगे, और जहाँ पे भी आप उसको पेस्ट करना चाहते हो आप उस पर्टिकुलर ड्राइव के अंदर जाके राइट क्लिक करके पेस्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। दिस इज़ द शॉर्टकट मेन्यू। ड्रैग एंड ड्रॉप मैंने आपको पहले ही बता दिया, अगर आप एक ड्राइव में से ड्रैग करके दूसरी ड्राइव में डाल दोगे तो ऑटोमेटिकली वो मूव हो जाएगी, मतलब कट पेस्ट हो जाएगी। मतलब क्या है, अगर आपको कॉपी करना है तो आपको कंट्रोल की दबा के रखना पड़ेगा जो मैंने ऊपर बताया, लेकिन अगर आपको कट करके मतलब मूव करवाना है तो उसके लिए आपको कंट्रोल की दबाने की ज़रूरत नहीं है। गो अहेड, सिंपल आप ड्रैग एंड ड्रॉप कीजिए और एक जगह से वो दूसरी जगह पे चली जाएगी। अब कीबोर्ड का शॉर्टकट किया क्या है इसका, कंट्रोल एक्स टू कट द फाइल और फोल्डर और कंट्रोल वी टू पेस्ट द कॉपीड फाइल, राइट। तो आई होप कि ये चीज़ आप समझ सकते हो। हाँ, अब ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं उम्मीद करता हूँ कि बहुत से बच्चों को ये नहीं पता होगा। उम्मीद क्या, मतलब मुझे लगता है कि बहुत से बच्चों को ये परमानेंटली डिलीटिंग फाइल्स के बारे में नहीं पता होगा। क्या है, अगर मान लीजिए आप एक फ़ाइल के ऊपर क्लिक करके और डिलीट बटन दबा देते हो या राइट क्लिक करके उसको डिलीट कर देते हो तो वो कहाँ है, वो कहाँ चली जाती है, रिसाइकिल बिन में चली जाती है। अगर मान लीजिए आप उसको परमानेंटली अपने कंप्यूटर से डिलीट करना चाहते हो तो आप उसको रिसाइकिल बिन पे राइट क्लिक करके और उसको एम्प्टी रिसाइकिल बिन कर सकते हो, समझ रहे हो। तो या फिर आप रिसाइकिल बिन को डबल क्लिक करके ओपन कीजिए और जो भी उसमें फाइल्स होंगी भाई उसको कंट्रोल ए करके सारी फाइल्स को सिलेक्ट करके या फिर एक पर्टिकुलर फाइल को सिलेक्ट करके परमानेंटली डिलीट वहाँ से कर सकते हो। लेकिन मैं आपको एक और चीज़ बताता हूँ कि अगर मान लीजिए आपको रिसाइकिल बिन वाला प्रोसीजर अच्छा नहीं लगा और आप उसको विंडोज से ही डिलीट करना चाहते हो तो आप एक ऑप्शन को चूज़ कर सकते हो। वो ऑप्शन है शिफ्ट प्लस डिलीट। आप किसी भी फाइल को परमानेंटली डिलीट करना चाहते हो तो अकेला डिलीट बटन मत दबाइए, शिफ्ट दबा के अगर डिलीट बटन दबाओगे तो वो क्या है, परमानेंट डिलीट का आपको मैसेज बॉक्स भी दिखा देगा, आर यू श्योर यू वांट टू परमानेंटली डिलीट दिस फाइल और फोल्डर व्हाट्सएवर। तो आप उसको येस करोगे तो वो रिसाइकल बिन में नहीं जाएगी, डायरेक्टली ही वो परमानेंटली डिलीट हो जाएगी।
राइट। और अगर आप मान लीजिए कोई गलती से आपने किसी फाइल को डिलीट कर दिया है परमानेंटली, तो डिलीट किया तो रिकवर नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपने अकेला डिलीट बटन दबा के किया तो वो रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। आप रिसाइकिल बिन में ये देखिए ऑप्शन है, राइट क्लिक करोगे और रीस्टोर कर सकते हो। तो जहाँ से आपने उसको डिलीट किया होएगा वहाँ पे वो पर्टिकुलर जाके स्टोर हो जाएगी। तो ये होता है रीस्टोर द फाइल। ये दोबारा आपके पास वर्कशीट है। चलिए आज के लिए इतना बहुत है। आई थिंक हम लोगों ने काफ़ी सारा कंसेप्ट सीखा है। तो देखो भाई, आप लोगों को अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, आपको हेजिटेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो आई फील हैप्पी टू हेल्प यू आउट इन एनी ऑफ द प्रॉब्लम जिसमें आप लोग फंस जाते हो। तो ठीक है गाइज, एंड आई होप यू हैव अंडरस्टूड द कंसेप्ट। तो मैं चाहता हूँ कि आप इसको एक दो बार सुनो, और ताकि आपके कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएं और आप इसको बुक को भी रीड करो। तो सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो, और उसमें हम लोग ICT पार्ट 2 करेंगे। और टिल द टाइम स्टे ट्यून्ड, गुड बाय, टेक केयर।